दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज 24 जुलाई है और 24 जुलाई की यह तारीख इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ सबसे अहम तारीखों में से एक है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया था। और यह खास इसलिए है क्योंकि इसी बजट के जरिए देश में आर्थिक सुधारों की नींव रखी गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किए गए इस बजट के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल गई। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के बाजार के लिए खोल दिया गया, निजी लोगों के लिए खोल दिया गया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1991 में हुए भारत में आर्थिक सुधारों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि भारत में आर्थिक सुधारों का निर्णय किन हालातों में लिया गया, उस समय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। दोस्तों कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति उस समय यह थी कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह मुश्किल से 3 हफ्ते के लिए बचा था। यानी 3 हफ्ते तक ही सामान हम लोग बाहर से खरीद सकते थे। खाड़ी युद्ध के कारण महंगाई जो थी वह डबल डिजिट में थी और घटिया प्रबंधन के कारण बहुत से पब्लिक सेक्टर के उपक्रम घाटे में चल रहे थे। सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय ने भारी उधारी को जन्म दिया था। कहा जाता है 1991 में राष्ट्रीय ऋण सकल जीडीपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 60% था। सरकार ब्याज तक देने में असमर्थ थी। तो इन हालातों में भारत में आर्थिक सुधारों का निर्णय लिया गया। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और इसे विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम एनसीईआरटी की पुस्तक के द्वारा इस आर्थिक सुधार को समझने का प्रयास करते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। यानी भारत ने न अमेरिका के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और नहीं सोवियत रूस के समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत ने दोनों अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं एक साथ थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। यानी दोस्तों 1991 में जो उदारीकरण हुआ उसके जरिए यही हुआ कि लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया। कुछ जरूरी सुरक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को जारी रखा गया, बाकी क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम और आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व, ये जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, केवल 15 दिनों के लिए ही आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया, क्योंकि महंगाई डबल डिजिट में चल रही थी। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। दोस्तों 1990-91 आते आते जो आर्थिक हालात थे काफ़ी गंभीर होने लगे थे। यानी इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम जो है शुरुआत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती थी। जब व्यय आय से ज़्यादा हो तो सरकार बैंकों, जन सामान्य और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती थी। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंधन कर लेती थी। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है और यह डॉलर हम अपने उत्पाद के निर्यात के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक अधिक खर्च करना पड़ा। ये नहीं, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ा था और यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना भी नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार करके प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की वृद्धि के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पाई थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया और न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना ज़्यादा हो गया, यानी सरकार का खर्चा ज़्यादा था और आमदनी कम थी। यानी सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना ज़्यादा हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा
कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने कम हो गए थे कि देश को 2 सप्ताह के आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा ही नहीं थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। ऐसी स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे सामान्यतः हम वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण यानी लोन उस संकट का सामना करने के लिए मिला, लेकिन उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्त लगाई। यानी वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने कहा कि हम ऋण तो देंगे, हम लोन तो देंगे, लेकिन हमारी शर्त भी कुछ मानना पड़ेगा। शर्त क्या थी? जैसे सरकार जो है उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी और अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। इसके साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। तो ये शर्तें कुछ थी जो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने भारत सरकार के सामने रखा। भारत ने विश्व बैंक और IMF की इन शर्तों को मान लिया और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना और कंपनियों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को 2 उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है: अस्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार के उपाय। अस्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं, इनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ है पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर थे संरचनात्मक सुधार। ये जो होते हैं दोस्तों दीर्घकालिक होते हैं, दीर्घकालिक उपाय हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर करना था। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना था, बढ़ाना था। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इनके 3 उपवर्ग हैं, जैसे उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, जिन्हें हम शॉर्टकट में LPG रिफॉर्म कहते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को समझते हैं। तो पहला है उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। दोस्तों हमने पहले में यानी शुरू में ही चर्चा की कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गए थे। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। यानी इस समय तक, 1991 तक भारत में बहुत सारे कानून थे। लोगों को निजी उद्यम शुरू करने के लिए बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। तो उदारीकरण के द्वारा लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस राज को कम किया गया, उसे आसान बनाया गया। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को यानी इन्हीं नियमों कानूनों को सुधार कर आसान बनाया गया उदारीकरण के द्वारा। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में ही आरंभ हो गया था, लेकिन 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थी। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार और निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक कंपनी स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। यानी देश में बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जिसमें निजी लोग कंपनी बना ही नहीं सकते थे। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे तथा सभी निजी उद्यमियों को कुछ आर्थिक उत्पादों को, औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण और वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। कहा जाता है ना कि पहले सीमेंट से लेकर के बाइक तक हर क्षेत्र में कितना उत्पादन होगा ये सब सरकार तय करती थी। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटों, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन और औषधीय भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियां ही बच गए थे। लघु उद्योगों के द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई थी। अधिकांश उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार हुआ? तो वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। रिजर्व बैंक के विभिन्न नियमन और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय सेक्टर सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को उस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाए। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में
भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की जो सीमा है 74% कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं और पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की अनुमति है, पर खाताधारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी आरबीआई के पास है। विदेशी निवेश संस्थाओं यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस और व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिल गई। ये सब 1991 से ही शुरू हुआ। कर सुधार, कर व्यवस्था में क्या सुधार हुए? तो इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है। इन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहते हैं। करों के दो प्रकार हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई। इसके पीछे मुख्य धारणा यह था न कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। कारपोरेट टैक्स यानी निगम कर की दर जो पहले बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जाने लगे, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद ने जीएसटी को पारित किया, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। अगला सेक्टर है विदेशी विनिमय से संबंधित सुधार क्या हुआ। दोस्तों, विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार के रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। व्यापार और निवेश नीति से संबंधित सुधार, अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण शुरू किया गया। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। पहले आयात पर कई तरह के नियंत्रण थे, कड़े नियंत्रण, उच्च शुल्क रखते थे। ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम थी। व्यापार नीतियों में सुधार के लक्ष्य आयात और निर्यात पर परिणामात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, जो हाई ड्यूटीज थी यानी सीमा शुल्क था उसको कटौती यानी उससे कम करना, आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति, हानिकारक और पर्यावरण संबंधी संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। तो इससे विदेशों में भारतीय वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे ज़्यादा मांग उनकी बढ़ेगी। दोस्तों, दूसरा सुधार है निजीकरण। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। इसका तात्पर्य यह है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व यानी मालिकाना हक का सरकार के द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं। पहला तो सरकार का सार्वजनिक कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभाव उत्पादक सिद्ध होगा। सरकार को यह आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रम जैसे को महारत्न, नवरत्न, लघुरत्न का विशेष दर्जा दिया गया। अगला सुधार है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी वैश्वीकरण के द्वारा भारत की इकोनॉमी को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया गया, जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है कि विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह समग्र विश्व को एक बनाने और सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां जो है किसी बाहरी संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करें। इन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। संचार के माध्यमों से आई क्रांति, खास करके सूचना क्रांति के प्रसार ने अब इन सेवाओं को भी एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यवसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग आदि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किए जाने लगे हैं।
अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाएं, ध्वनियाँ और देशों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि दोस्तों भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरें, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रमाण का एक गंतव्य बना दिया। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों और सुधारात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। इसके लिए इसने आयात पर से अनेकों परिणात्मक प्रतिबंध हटाए और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम कर दिया। अगर इन सुधारों की समीक्षा की जाए तो अर्थशास्त्र किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन जीडीपी के द्वारा करते हैं। 1991 के बाद से भारत में 2 दशकों तक जीडीपी की लगातार वृद्धि होती रही। जीडीपी 1980-91 में 5.6% से बढ़कर 2007-12 में 8.2% हो गई। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुआ, वहीं सर्विस सेक्टर में वृद्धि बढ़ गई। इससे यह पता चलता है कि जीडीपी की वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई। 2012 से 15 की अवधि में विभिन्न सेक्टर्स में 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई। जहां 2013-14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आई, वहीं बाद के वर्षों में इस सेक्टर की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। सेवा सेक्टर में ऊंची वृद्धि दर बनी रही, जो 2014-15 के समग्र जीडीपी की वृद्धि से भी अधिक थी। इस सेक्टर में अब तक का उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर 2012-13 में तेज गिरावट आई, इसमें उसके बाद वर्षों में बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था के खुलने से जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई। विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों शामिल है, 1991 में $100 बिलियन से ऊपर उठकर 2017-18 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017-18 में $30 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी 1990-91 में $6 बिलियन से बढ़कर 2018-19 में $413 बिलियन हो गया। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है। 1991 के बाद भारत तो वाहन, कल फूलों, दवा का सामान, इंजीनियरिंग उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद, वस्त्र आदि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों के द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही है। ये समस्याएं खास करके रोजगार सृजन और कृषि उद्योग आधारभूत सुविधाओं के विकास और राज्य के प्रबंधन से जुड़ी हैं। कृषि सेक्टर पर इसका प्रभाव देखा जाए तो सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया और कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है। 1991 के बाद से सुधार अवधि में कृषि सेक्टर्स में सार्वजनिक विकास करके आधारित संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्कों, शुद्ध प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई। साथ ही उर्वरक सहायकी की आंशिक समाप्ति ने उत्पादन लागत को भी बढ़ा दिया। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस सेक्टर्स की नीतियों में कई परिवर्तन हुए। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विनिवेश पर अगर बात करें तो प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। 1991-92 में उसने विनिवेश के द्वारा 2,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा। सरकार उस लक्ष्य से 3,040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। इसका क्या निष्कर्ष है? उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजार में बेहतर पहुंच और तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर जो आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों के द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है। इसके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदाय के बीच की खाई और विस्तृत हो रही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत के 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार के द्वारा प्रारंभ नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहरा बना दिया। इन्होंने केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया और सारी समृद्धि कुछ इन्हें गिने चुने क्षेत्रों तक सीमित रही। ये क्षेत्र थे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन, परिचर्या, सेवाएं आदि। तो दोस्तों, इस प्रकार एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए इस लेख के द्वारा हमने 1991 में हुए एलपीजी रिफॉर्म के बारे में जानने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।